मैं क्लास 11 के अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आई हूं वन शॉट, जिसमें हम आज चैप्टर कवर करने वाले हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और ये चैप्टर थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री से रिलेट करता हुआ चैप्टर है और काफी आसान और स्कोरिंग चैप्टर है, जिसको हम बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन करते हुए पूरा चैप्टर आज रिवाइज करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे इस लेक्चर में और सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे इस वीडियो की लिंक। जो बच्चे आ गए हैं वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकॉन भी हिट जरूर करना है, क्योंकि लगातार आपको बहुत सारी वीडियोस लेक्चर जो है यहां पर मिल रहे हैं और वन शॉट वन बाय वन आपको जो है फटाफट से मिलते जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के हमारे सारे टीचर्स की टीम सभी बच्चों के लिए खूब लग कर मेहनत कर रही है। तो भाई शुरू करते हैं आज का हमारा वन शॉट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो भाई टॉपिक्स हमको कौन कौन से कवर करने वाले हैं ये हम देखते हैं यहां पर फटाफट। तो भाई हमको जो है बेसिक समझना है इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अणुगति सिद्धांत का। उसके बाद जो गैस का व्यवहार है उस व्यवहार के लिए 5 नियम जो लगते हैं इनको हमको क्विक रिवाइज करना है। इसके बाद आदर्श गैस और गैसों की अणुगति सिद्धांत और जो दाब का यहां पर समीकरण है उसको हम लोगों की उसकी व्युत्पत्ति हम लोगों को देखते हुए बढ़ना है आगे कि इस दाब के समीकरण से किस तरीके से हम जो गैस के 5 नियम हम लोगों ने पढ़े उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ताप की गतिज व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण, ताप की गतिज व्याख्या का डेरिवेशन देखेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे सारा कुछ। अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का व्यंजक हम यहां पर निकालेंगे। स्वतंत्रता की कोटि भाई क्या होती है समझेंगे हम। 1 परमाणु और 2 परमाणु और 3 परमाणु के लिए ऊर्जा के समविभाजन का नियम भी हमें यहां पर देखना है। बाध्य मुक्त पथ के बारे में और आवोगाद्रो संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो भाई कहीं ये ना समझ लेना कि मैम फिजिक्स की क्लास चल रही है या फिर केमिस्ट्री की। तो भाई ये है आपकी फिजिक्स की क्लास, जिसमें आप जो है इन गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में इनके डेरिवेटिव पार्ट्स को पढ़ोगे। ठीक है, रासायनिक जो चीजें होती है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यहां पर आप उनके डेरिवेटिव पार्ट्स को जो है पढ़ने वाले हो। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य की आणविक प्रकृति की। तो आपको पता है कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस, राइट। और आप लोगों ने जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है, जिसको हम अणुगति सिद्धांत या फिर परमाणु सिद्धांत के अनुसार नाम से जो है जानते हैं। और आपको पता है कि किस तरीके से जो ठोस, द्रव और गैस जो होते हैं इनमें जो कण होते हैं इन कणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रहता है। आपको पता है कि ठोस में कण बहुत पास पास रहते हैं और एक दूसरे से बहुत मजबूत बंध बनाकर रखते हैं, लिक्विड में जो है थोड़ा दूर और गैस में काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो हमको जो है इस गैस के बारे में जितना भी नियम है, जो भी कॉन्सेप्ट है फिजिकली भौतिकी में जो कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट को, इन गैस के सारे कॉन्सेप्ट को जो है हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, जो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार पढ़ेंगे, राइट। तो जब हम इसको पढ़ेंगे गैसों के अणुगति सिद्धांत, तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले समझना है गैसों के व्यवहार को। तो जो गैस के व्यवहार है, इन जो ये सारी जो चीजें हैं वो 3 चीज पर आधारित है। ये सारी चीजें जो है 3 चीज पर आधारित है यहां पर। एक जो है दाब, और दूसरा जो है आयतन, और तीसरा जो है ताप। क्योंकि जब हम ये गैस की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपने जैसे तरलों के यांत्रिक गुण में भी दाब के बारे में पढ़ा होगा। यहां पर दाब कैसे लग रहा है बेटा, तो यहां पर है ना ये गैस के अणु जो है इस पात्र में बार बार क्या करेंगे, इसकी दीवारों से टकराएंगे और दाब आरोपित करेंगे, राइट। तो पास्कल के नियम के अनुसार दाब, और यहां पर ये एक आयतन पर है। तो गैसों का आयतन में ये सारे के सारे गैस क्या करेंगे, समान रूप से सारे जगह पे एक रूप से वितरित रहेंगे, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। यहां पर गैस के कण सब तरफ बराबर फैले हुए होंगे। और यहां पर इस गैस का तापमान क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, इन तीनों दाब, ताप और आयतन, इन 3 भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ही हम सारे जो है यहां पर गैसों के व्यवहार के बारे में समझते हैं, जिसमें 5 नियम है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, आवोगाद्रो का नियम और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। जब हम बात करते हैं बॉयल के नियम की, तो बॉयल के नियम में जो है यहां पर तापमान को जो है कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। और तापमान को कांस्टेंट रखते हुए जो है हमको ये विभिन्न जो है यहां पर इक्वेशंस प्राप्त होते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि क्योंकि जब ताप कांस्टेंट है तो बॉयल के नियम में क्या हो जाएगा, आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। जब यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमको इस तरीके से पीवी बराबर यहां पर के जो है हासिल होगा। और जब यहां पर हम
ग्राफ बनाएंगे दाब और आयतन के बीच का, तो ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप ऊष्मागतिकी पढ़ोगे तो वहां पर ये ग्राफ आपका जो है काफी काम आता है, ठीक है। तो ये आदर्श गैस जो बॉयल के नियम का पालन करते हैं, तो ये जो पिंक कलर की लाइन यहां पर खींची गई है, ये जो है आदर्श गैस के लिए यहां पर क्या है, ग्राफ है। और जो येलो कलर की लाइन खींची गई है, ये वास्तविक गैस के लिए है। किसके लिए है? वास्तविक गैस के लिए ग्राफ है। क्योंकि होता क्या है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस का मतलब क्या होता है? आदर्श रूप में जो हम समझते हैं कि भाई ये पूरा पूरा एग्जैक्टली व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन है ना एग्जैक्टली व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, वहां पर थोड़ा थोड़ा जो है चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो व्यवहारिक रूप में, वास्तविक रूप में जो है थोड़ा सा आदर्श रूप से अलग पाया जाता है। येलो लाइन से आपको प्रदर्शित किया गया है। चार्ल्स के नियम की जब हम बात करते हैं तो चार्ल्स के नियम में जो है क्या होता है, दाब कांस्टेंट रखा जाता है। क्या कांस्टेंट रखा जाता है? आपका दाब कांस्टेंट रखा जाता है। और जब दाब कांस्टेंट होता है तो आयतन और ताप के बीच हम लोगों को संबंध प्राप्त होता है। आयतन समानुपाती होता है ताप के, ठीक है। और जब यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो फिर से हमको यहां पर के नियतांक प्राप्त होता है। और अगर हम एक से ज्यादा सिस्टम्स के लिए यानी एक से ज्यादा जो है हम निकायों के लिए जब देखते हैं तो हम लोगों को इस तरीके से जो है समीकरण प्राप्त होता है। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, क्योंकि रिलेशन हमको आयतन और ताप के बीच में प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर हम आयतन और ताप के बीच ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो पिंक कलर की लाइन, ये जो है आदर्श गैस के लिए जो है यहां पर ग्राफ को दर्शाती है। तो यहां पर जो है यहां पर आदर्श गैस के लिए दर्शाती है। बट वास्तविकता में क्या होता है, ये जो सफेद रंग की लाइन आप देख पा रहे हो, वास्तविकता में जो है आपका ये इस तरीके से आयतन और ताप के बीच का ग्राफ जो है बन पाता है। इसके बाद हम दाब के नियम की बात करते हैं। तो यहां पर दाब के नियम में जो है दाब और ताप के बीच का संबंध हमको प्राप्त होता है, जिसमें जो है आपका आयतन नियत रहता है। क्या नियत रहता है? आयतन नियत रहता है। और बिल्कुल यहां पर जो है दाब समानुपाती होता है ताप के। तो बिल्कुल अगर हम एक से अधिक निकायों के लिए देखें तो यहां पर भी हमें वैसे ही प्राप्त होगा जैसे यहां चार्ल्स के नियम में प्राप्त हुआ था। आयतन और ताप के बीच, यहां पर दाब और ताप के बीच मिल रहा है। और यहां पर भी आदर्श गैस के लिए और वास्तविक गैस के लिए जो है यहां पर आप ग्राफ देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, चौथे नियम की बात करते हैं, आवोगाड्रो का नियम। अब ये नियम क्या कहता है कि अगर जो भौतिक अवस्थाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि एक एक चीज कांस्टेंट थी, अब यहां पर तीनों चीज समान है, तीनों चीज नहीं बदल रही है, तीनों चीज समान है। दो अलग अलग गैसों के लिए, दो अलग अलग गैसों के लिए, मान लो कि एक जो है हाइड्रोजन गैस के लिए है, एक जो है मान लो कि ऑक्सीजन गैसों के लिए है, दो अलग अलग गैसों के लिए तीनों चीजें अगर समान है तो ये नियम ये कहता है, आवोगाड्रो का नियम, कि यहां पर जो अणुओं की संख्या रहेगी ना वो भी क्या रहेगी, समान। यहां पर N1 और N2 क्या है, N1 हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या, N2 ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या हमने माना है, ठीक है। तो दोनों ही क्या रहेगी, दोनों में अणुओं की संख्या समान रहेगी अगर ये दाब, ताप और आयतन तीनों एक समान हो दोनों गैसों के लिए, तब के कंडीशन में ये आवोगाड्रो का नियम कहलाता है। और यहां पर ये जो Na है ये आवोगाड्रो संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड मान होता है कि 1 ग्राम मोल गैस के लिए जो अणुओं की संख्या होगी 6.03 गुणा 10 की घात 23, ये आवोगाड्रो संख्या कहलाती है। ये A जो है अणुओं की संख्या में ये आवोगाड्रो नियम को जो है यहां पर शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा और आखिरी नियम, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर हम 3 अलग अलग प्रकार के गैस ले रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने एक गैस लिया है नाइट्रोजन, एक गैस लिया हाइड्रोजन और तीसरा गैस लिया मान लो कि ऑक्सीजन, तो 3 अलग अलग अगर गैस हम लोगों ने ली है तो तीनों का अगर मिश्रण हम कर देते हैं तो उनके अपमिश्र जो गैस हैं, ठीक है, उनके मिश्रित जो गैस है वहां पर कुल दाब कितना होगा, तो तीनों के अलग अलग दाब के योग के बराबर वहां पर कुल दाब होगा। ये क्या कहलाता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है। अब परीक्षा में आपको लिखना कैसे है आप देख सकते हैं, यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है, ग्राफ भी मैंने आप लोगों को समझाया है, सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम यहां पर जो है जैसे बॉयल का नियम जब हम लोगों ने पढ़ा तो बॉयल के नियम में हमको जो है अणु घनत्व के रूप में भी बॉयल के नियम को हमको यहां पर देखना होता है। तो
तो अगले 4 नियम देखने से पहले एक बार मैं आपको फटाफट से बता देती हूं कि अणु घनत्व के रूप में बॉयल का नियम कैसे होता है। तो यहां पर ये जो n है वो क्या है, गैस में अणुओं का घनत्व, ठीक है। और यहां पर n क्या है, n जो है अणुओं की संख्या है, n क्या है, अणुओं की संख्या। और अणु घनत्व जो वो है क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, मतलब v यहां पर आयतन है, आयतन को हमने एकांक आयतन कंसिडर किया है और एकांक आयतन में अणुओं की संख्या ही यहां पर अणु घनत्व कहलाती है, जो कि बॉयल के नियम का पूरा पालन करती है। और यहां पर जो है हमने क्या किया, v को इधर ले गए और यहां पर अणु घनत्व को या फिर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को हमने क्या किया, नीचे ले आए यहां पर। तो जो हमको बॉयल के नियम से ये मिला था समीकरण, टीवी बराबर क्या मिला, कांस्टेंट मिला। यहां पर जब हम लोगों ने क्या किया, v की जगह में ये वैल्यू रख दी, तो ठीक है, यहां से हम लोगों को एक नया नियतांक प्राप्त हो गया, क्या, k डैश, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है इस चीज को आपको समझना, क्योंकि ये रिलेशन फिर आगे चल के आपको जो है काम आएगा, आगे चल के ये रिलेशन आपको काम आएगा। और यहां पर अणु घनत्व या फिर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को हम जो है n बटे v के साथ साथ इस तरीके से n बटे एवोगाड्रो संख्या के रूप में भी इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसलिए आप जो है इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। सेकंड नियम जो है, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं आपको, कि हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, दाब को स्थिर मानते हुए जो है इस तरीके से हम चार्ल्स के नियम को जो है देखते हैं, ठीक है। और यहां पर चार्ल्स के नियम में ये जो हम लोगों को रिलेशन मिलता है, आयतन समानुपाती होता है ताप के, ये हमको कहां से मिलता है, तो इस नियम के द्वारा क्या होता है कि निश्चित द्रव्यमान पर अगर हमको क्या करना है, अगर हमको गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो 1 डिग्री बढ़ाने या घटाने के लिए जो 0 डिग्री पर उसका आयतन होगा, 0 डिग्री पर जो उसका आयतन होगा, उस आयतन का 1/273वां भाग, 1/273वां भाग बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। तो वहां से जो है हम लोगों को ये रिलेशन जो है मिलता है। तो यहां पर जो है इस तरीके से चार्ल्स का नियम हम लोगों ने देखा, और जैसे चार्ल्स का नियम हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो ये हम लोगों को सरल रेखा प्राप्त हुई थी, ठीक है। आदर्श रूप में जब हम लोगों ने देखा, मतलब यहां पर जो है ये हमको जो है प्राप्त हो रहा है, v समानुपाती होता है t के, और यहां पर जो है आदर्श रूप में आपको जो है एग्जैक्टली इस लाइन, ये लाइन प्राप्त ना होकर के कैसे प्राप्त होगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा जो है चेंज यहां पर जो है हमको प्राप्त होता है। सेम बिल्कुल जैसे कि हमने वहां पर दाब को निश्चित रखकर फिक्स रखकर नियत रखकर यहां पर जो हम लोगों ने देखा था किसके लिए, चार्ल्स के नियम में, वही चीज यहां पर हम आयतन को नियत रखते हुए देखेंगे। नियत आयतन के लिए फिर हमको यह रिलेशन मिलता है, और साथ ही साथ यहां पर मतलब यहां पर दाब और जो ताप में हम ये रिलेशन हमको जो मिलता है, यहां पे हमको परिवर्तन किस तरह से देखने मिलता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम निश्चित द्रव्यमान के लिए नियत आयतन पर क्या करेंगे, तापमान को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो 0 डिग्री दाब के लिए जो उसका मान होगा, उसका 1/273वां भाग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा दाब, ठीक है। अब इसके अनुसार ही आगे चल के हम लोगों को यह रिलेशन मिलता है। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो P समानुपाती होता है T के। बढ़ते हैं आगे, एवोगाड्रो नियम की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है कि अगर हमारे पास 2 तरह की गैसेस है और समान दाब और समान ताप पर क्या होता है, गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होगी, एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। और ये वैल्यूज में ऑलरेडी आपको जो बता चुकी हूं, फटाफट से ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे 5वें नियम की तरफ, आंशिक दाब का नियम। 3 अलग अलग गैस का मिश्रण यहां पर अगर है तो कुल दाब जो है तीनों के सेपरेट दाब के योग के बराबर होगा। बढ़ते हैं आगे और आदर्श गैस की बात करते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी गैसों के व्यवहार के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार हम लोगों को कुछ नियम प्राप्त हुए, अगर जो गैस उन नियमों का पालन करते हैं, उन सभी नियमों का पालन करते हैं, वो सारे गैस क्या कहलाते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं। और आदर्श गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, इनको जो है कंसिडर किया जाता है। अब इनके गुण क्या होते हैं इनको हम देखेंगे, लेकिन हमको जो रिलेशन प्राप्त हुआ है आदर्श गैस के लिए, ये आदर्श गैस समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये बॉयल और चार्ल्स के नियम से ही हमको प्राप्त होता है। देखेंगे हम इसको अवस्था समीकरण भी बोलते हैं, या ये गैसों का जो है आदर्श गैस समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पर गैस के जब हम गुण देखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने सबसे पहले
बताया कि दाब और ताप पर क्या करेगा, बॉयल चार्ल्स और दाब के नियम का पूर्णतः पालन करेगा। यह आदर्श गैस का पहला गुण होगा। आयतन प्रसार गुणांक या दाब गुणांक की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे गैसों में। दोनों क्या होंगे, आयतन और दाब गुणांक जो है बराबर होंगे गैसों में। इस गैस के अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, लगभग नगण्य होता है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा आयतन है और इसका ये एक अणु है। तो अगर आयतन से इस एक अणु की अगर हम तुलना करें तो नगण्य के बराबर ही होगा। और यहां पर ये इतना नगण्य है कि यहां पर किसी भी तरीके का आकर्षण बल भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जब हम आकर्षण बल यानी कि हम गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान पर आधारित आकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात आती है। तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यहां पर गैस का जो प्रत्येक कण है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है नगण्य होगा, बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका गैस, आदर्श गैस के जो है गुण हो गए। अब जो हम लोगों ने आदर्श गैस समीकरण की बात करी, ये समीकरण की बात ये हमको मिला कैसे, तो जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा किसमें, जो हम लोगों ने बॉयल के नियम में पढ़ा, बॉयल के नियम के बाद हमने जो पढ़ा चार्ल्स के नियम में, अगर इन दोनों समीकरण को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो एक साथ अगर लिखते हैं तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होता है, समीकरण। समानुपाती का चिन्ह हटाने से हमको प्राप्त होता है नियतांक। ठीक है, यहां पर ये जो नियतांक का हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं गैस की बात करते हैं, गैसों के व्यवहार के, गैस के अणुगति सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गैस के जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो नियतांक है वो रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि आर का आप जो है इस्तेमाल करते हैं, ये आदर्श गैस नियतांक है। यहां पर नियतांक के रूप में आर का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है समीकरण हो जाएगा 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए यहां पर ये समीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर n मोल गैस है तो वहां पर जो है हम इस रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ n भी लिखेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों को आदर्श गैस का समीकरण प्राप्त होगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस अध्याय में भी और जो ऊष्मागतिकी का अध्याय हम पढ़ते हैं वहां पर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गैसों के अणुगति सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो भाई यहां पर जो कुछ वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, आर क्लासियस और जेजी मैक्सवेल ने जो भी अणुओं की गति है, जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये अणु लगातार गति करते रहेंगे। यहां पर जो है ना स्थितिज ऊर्जा होगी नहीं, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि है ना गैस के अणु कभी स्थिर रहते ही नहीं है, ये बिल्कुल एक जगह से दूसरे जगह लगातार क्या करते रहते हैं, बिल्कुल जो है गति करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां से गैसों के, आदर्श गैसों के अणुगति सिद्धांत की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिनको मैक्सवेल और क्लासियस जी ने जो है प्रतिपादित यहां पर किया है। इसको हम गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जो किस पर निर्भर करता है, दाब, प्रत्यास्थता, विसरण और प्रसार जैसे भौतिक गुणों पर जो है निर्भर करता है। और यहां पर आदर्श गैस अणुगति सिद्धांत के बारे में, उनके गुणों के बारे में जो है यहां पर बताया गया है कि गैसों के अणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से जिनको से मिलकर बने होते हैं उनको हम अणु कहते हैं। ये अणु जो है दृढ़, गोलाकार और पूर्णतः प्रत्यास्थ सभी जगह से समान होते हैं और इनको जो है द्रव्यमान बिंदु माना जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा कण होता है, किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। तो ये गुण है गैसों के अणुगति सिद्धांत और उनके आदर्श गैस के जो अणुगति सिद्धांत और उनके गुण जो है ये आपको परीक्षा में थ्योरी के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो फटाक से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट 1 2 3, ओके, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट 1 2 3, ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3, ओके। तो यहां पर 8 पॉइंट्स आपको जो है बताए गए हैं, ये पूछा जाता है थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में। तो बिल्कुल यहां पर जो है आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है यहां पर बता रहा है कि अणु जो है सभी संभव दिशाओं पर, अब भाई किधर, गैस का अणु किधर भी घूमेगा, समान चाल से घूमेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो अनियमित रूप से क्या करेगा, एक दूसरे से टक्कर होगा, एक जगह एक भाग पर कभी भी एकत्रित नहीं होगा और सारे बर्तन में समान रूप से सारे तरफ क्या रहेगा, बिल्कुल फैला रहेगा। और मान लो कि दो यहां पर अणुओं के बीच में क्या हो रहा है, आपस में टक्कर हो रहा है ना, आपस में टक्कर हो रहा है, या फिर एक अणु जो है दूसरे अणु से ऐसे टक्कर होंगे, एक से दूसरे से जब टक्कर होंगे तो यहां पर इनके बीच की जो गति होगी वो सरल रेखा में ही होगी। अब ऑब्वियस सी बात है भाई कि एक अणु अगर मान लो कि चलेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो ऐसे ऐसे करके नहीं बढ़ेगा, वो सीधी सरल रेखा में ही आगे बढ़ेगा। तो यहां पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक
मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक अणु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो मुक्त पथ यानी कि फ्री पाथ कहलाती है। किसी भी टक्करों में लगने वाला समय क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है और मुक्त रूप से अणु क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। अब यहां पर जो अणुओं के टक्कर होते हैं वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, क्योंकि जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो किसी भी प्रकार से यहां पर ऊर्जा जो है, ऊर्जा का लॉस यहां पर नहीं करते हैं वो लोग। वो मतलब जैसे गति कर रहे थे पहले जैसे वैसे ही हो जाते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा उनमें निरंतर लगातार बनी रहती है। ठीक है, और यहां पर गतिज ऊर्जा बदलती नहीं है बिल्कुल, इसीलिए इनको पूर्णतः प्रत्यास्थ कहा गया है। और बाकी अणुओं का द्रव्यमान काफी नगण्य होता है और इनका वेग बहुत अधिक होता है। तो द्रव्यमान नगण्य और वेग अधिक, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं होता, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गैस का दाब बर्तन की दीवार पर अणुओं के निरंतर टकराने की वजह से दीवार को क्या करता है, संवेग प्रदान करता है। मतलब कि जो बार बार यहां पर गैस के अणु क्या कर रहे हैं, इस बर्तन की दीवारों से टकरा रहे हैं। ठीक है, टकरा रहे हैं तो टक्कर की वजह से आप लोगों ने देखा होगा संवेग में क्या होता है, परिवर्तन। तो जो यहां पर अणु का संवेग है वो कहां पर चला जाएगा, दीवार के पास चला जाएगा। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, उन अणुओं के कारण दीवार पर दाब आरोपित होगा। और यहां पर इस आदर्श गैस के दाब के लिए हम लोगों को पूरा डेरिवेशन देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे भौतिक गुणों पर आधारित होता है ये अणुगति सिद्धांत गैसों का, जिसके अनुसार हम इनकी व्याख्या को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम किसी आदर्श गैस की दाब की जैसे कि बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल 8वां पॉइंट जो हम लोगों ने गैसों के अणुगति सिद्धांत का हमने पढ़ा है, जैसे कि मान लो कि ये क्या है, एक पात्र है। अब इस पात्र में क्या है, मान लो कि गैस के अणु है। ठीक है, अब ये गैस के अणु क्या हो रहे हैं, मान लो कि जैसे ये अणु क्या हुआ, गैस के पात्र से टकराया। हर अणु अलग अलग समय में जो है, अलग अलग समय अंतराल में गैस के पात्र से टकराएगा। तो जब यहां पर ये पात्र से टकराएगा तो इसके कुछ आयतन से यहां पर इसका क्या होगा, इस मतलब बर्तन के आयतन से यहां पर क्या होगा, इस कण का टक्कर होगा। जब टक्कर होगा तो आपको संघट आप लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर क्या होता है, संवेग जो है स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर क्या हो जाएगा कि यहां पर ये जो कण है अपना संवेग किसको दे देगा, दीवार को दे देगा, और कुल संवेग नियत रहेगा। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कुल संवेग नियत रहेगा। लेकिन इस तरीके से जब बार बार, आपने तरलों के यांत्रिक गुण में भी पढ़ा कि बार बार जब यहां पर कण टकराएंगे तो यहां पर क्या आरोपित होगा, दाब आरोपित होगा, जो एकांक क्षेत्रफल में कितना बल आरोपित कर रहा है, जहां से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, दाब प्राप्त होगा। और यहां पर जो स्थायी रूप से लगातार गैस के कण निरंतर गति करते रहेंगे, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी, तो लगातार जो है दाब आरोपित होगा। अब जैसे कि आप बात करोगे, मान लो कि कोई पानी बोतल है, राइट। अब पानी बोतल के अंदर में हवा भरी है, मान लो कि पानी आपने थोड़ा सा बचा है, बाकी जगह में हवा भरी है, नीचे में मान लो कि थोड़ा द्रव भरा हुआ है। ठीक है, कभी कभी बोतल गलती से अगर पिचक जाता है, ठीक है, तो अगर देखना ढक्कन खोलना तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके एटमॉस्फेरिक दाब की वजह से ऑटोमेटिक कभी कभी क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में गैस मौजूद है और वो क्या लगातार दाब आरोपित करते हैं। और ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, यही क्या है, गैस का बल दाब कहलाता है, जिसके बारे में हमको देखना है डेरिवेशन। तो भाई यहां पर जो है एक आयताकार हम लोगों ने क्या लिया है, एक आयताकार हम लोगों ने पात्र लिया, एक घन लिया है हम लोगों ने। ठीक है, एक घन लिया है जहां पर इस आयतन में गैस के कण मौजूद है। अब ये गैस के कण किधर भी गति कर सकते हैं, है ना, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में या जेड अक्ष में, किधर भी गति कर सकते हैं। तो मान लो यहां पर हम एक कण को एग्जांपल लेते हुए देख रहे हैं, सिर्फ एक कण की बात कर रहे हैं, फिर हम n संख्या में जितने भी यहां पर कण है उन सब की बात करेंगे। अब ये किधर भी गति करेगा और इनका वेग क्या होगा, वेग बहुत ज्यादा अधिक और द्रव्यमान नगण्य। इसके बारे में हमने पढ़ा। वेग तीनों दिशाओं में अगर हम बात करें, तीनों अक्षों में, तो vx vy vz यहां पर ले लिया गया। ये क्या होगा, मान लो कि यहां पर दीवार से टकराया, टकरा कर क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में वही उसी वेग से वापस आ जाएगा, पर वेग की दिशा बदल गई। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर -vx किया, क्योंकि
कण सरल रेखा में गति करते हैं। तो मान लो कि यहां पर दीवार से टकराया तो हमने तीनों में से किसी एक अक्ष को ही लिया है, क्योंकि केवल और केवल हम एक फ्री पाथ की, एक मुक्त पथ की यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये दीवार से टकराएगा तो यहां पर क्या होगा, कण का कुछ ना कुछ संवेग होगा जो कि क्या करेगा, दीवार को अपना संवेग जो है स्थानांतरित कर देगा। तो दीवार का संवेग जो है कण के संवेग के विपरीत चिन्ह में जो है हो जाएगा। तो जब हम यहां पर कण के संवेग की बात करते हैं कि संवेग में परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, अणु के संवेग में जब परिवर्तन की बात करते हैं तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, और संवेग में परिवर्तन, अणु के संवेग में परिवर्तन जो है आपका क्या हो जाएगा, -2mvx हो जाएगा। अब ये संवेग में परिवर्तन दीवार को भी स्थानांतरित करेगा, तो दीवार पर संवेग विपरीत चिन्ह के साथ 2mvx हो जाएगा। अब जितने क्षेत्रफल से यहां पर ये टकरा रहा है ना, जितने क्षेत्रफल से यहां पर ये टकरा रहा है और जितना विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर दीवार का आयतन भी महत्वपूर्ण होगा। तो यहां पर हम दीवार का आयतन जो है यहां पर निकालेंगे, तो दीवार का आयतन यहां पर जो है क्षेत्रफल गुणा विस्थापन से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्षेत्रफल हो गया, और मान लो ऊंचाई की अगर बात करें तो वो विस्थापन है कि कितनी दूरी पर यहां पर विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन बराबर वेग गुणा समय से हम लोगों को vx डेल्टा t प्राप्त होता है। vx इसलिए ले रहे हैं, सरल रेखा में गति कर रहा है तो किसी एक अक्ष की गति को हम यहां पर ले रहे हैं। दीवार का आयतन इस संवेग में परिवर्तन के लिए हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो बहुत सारे कण हैं, यहां पर हम किसी एक कण की बात कर रहे हैं, और जब दीवार से टकराएगा तो थोड़े से समय के लिए ही टकराएगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर डेल्टा टी टाइम के लिए यहां पर क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो डेल्टा टी समय में अणुओं द्वारा दीवार को दिया गया संवेग हम लोगों ने यहां पर देखा। तो यहां पर जो हम लोगों ने दीवार का संवेग और दीवार के आयतन को जब यहां पर गुणा किया तो हमको यहां पर जो है डेल्टा टी समय में अणुओं द्वारा दीवार को दिया गया संवेग 2nm vx का वर्ग डेल्टा टी प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 2 हमने इसको नाम दिया। इसके बाद हम बात करेंगे दीवार पर बल की। दीवार पर बल की बात करेंगे तो बल के बारे में हम लोगों ने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से देखा है। जो संवेग हमको प्राप्त होता है जितने समय में प्राप्त होता है ना, जो संवेग में परिवर्तन की दर है समय के साथ, वो क्या कहलाती है, बल कहलाती है। तो यहां पर अणुओं द्वारा लगने वाला बल, अब यहां पर हम जो है, यहां पर जब हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने अणुओं की संख्या को भी कंसिडर किया है n। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने अणुओं की संख्या को भी कंसिडर किया है। तो यहां पर n अणुओं द्वारा, ठीक है, n अणुओं के द्वारा आपको लिखना है। एक अणुओं के द्वारा लिखोगे तो n नहीं आएगा, लेकिन n अणुओं की संख्या जब आप कंसिडर करोगे तो एक स्टेप और बढ़ाकर आप लिख सकते हो, और n अणुओं के द्वारा दीवार पर लगाने वाला जो बल है वो आपको प्राप्त होगा nmvx का वर्ग a। ठीक है, अब देखो बल प्राप्त हो गया। अब एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल जो है दाब कहलाता है। तो आपका पास्कल के नियम से दाब का जो सूत्र है वहां से हम लोगों को दाब का समीकरण मिल गया nmvx का वर्ग, समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी एक कण की एक अक्ष पर गति की, लेकिन ये स्वतंत्र है तीनों अक्ष पर गति करने के लिए। और तीनों अक्ष पर गति करने के लिए अगर स्वतंत्र है और हमको कुछ ठीक से पता नहीं है कि वो किधर कब जाएगा, तो हमको उसका औसत निकालना पड़ेगा, औसत वेग निकालना पड़ेगा तीनों ही अक्षों पर। अब तीनों ही अक्षों पर जो औसत वेग है, हर अक्ष का औसत वेग एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, पर तीनों का जब हम औसत निकालते हैं, मतलब कुल वेग का औसत जब हम निकालते हैं, तो हमको किसी एक कण के लिए कुल वेग का औसत 1/3 v बार का वर्ग, ये बार जो है ये प्रदर्शित करता है कि यहां पर जो है हम औसत वेग की बात कर रहे हैं सारे अणुओं के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तीनों अक्ष पर निकाल लिया है, तो यहां पर हम vx की जगह पर 1/3 v बार का वर्ग जो है यहां पर हम रखेंगे इस दाब के समीकरण में vx की जगह पर, तो हमको ये समीकरण प्राप्त होगा। अब यहां पर n अणुओं की संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n के जगह में n/v हमने जब रखा तो हमको ये दाब का एक अति महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हुआ। इस दाब के महत्वपूर्ण सूत्र की सहायता से हमको काफी सारी चीजें ज्ञात करनी है। हम पांचों नियम को भी ज्ञात कर सकते हैं, हम ताप की गतिज व्याख्या भी कर सकते हैं, हम ऊर्जा के बारे में भी बता सकते हैं, और काफी सारी चीज हम बता सकते हैं जो हम 1 बाय 1 करके आगे फटाफट से आगे बढ़ के देखते जाएंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को इस वन शॉट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये अध्याय आपके लिए बहुत सरल रूप में बहुत ही कम समय
समय में क्विक रिवीजन के साथ ये वन शॉट आपके लिए लेकर के मैं आई हूं आपके मामला क्रांति। बढ़ते हैं आगे आदर्श गैस के दाब समीकरण के साथ। ठीक है, तो ये जो आदर्श गैस का दाब समीकरण हम लोगों ने ज्ञात किया है, ठीक है, तो इस समीकरण में हमको दाब और ऊर्जा घनत्व के बीच का संबंध बताना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं गैसों के घनत्व की। घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं रो से द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व जो है गैस के घनत्व की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर n अणुओं की संख्या है और हर एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m, तो कुल द्रव्यमान बटे आयतन, यहां से हम लोगों को गैसों का घनत्व हमें प्राप्त हो गया। अब जो हमारा ये समीकरण है, इस समीकरण में हमने क्या किया, इस mn बटे v के जगह में हम लोगों ने रख दिया क्या, घनत्व। तो दाब का सूत्र हमको गैस के घनत्व के रूप में यहां पर प्राप्त हुआ 1/3 रो v का वर्ग गैस के घनत्व के रूप में। अब क्योंकि हमको दाब का सूत्र गैस के घनत्व के रूप में हमको जब प्राप्त हुआ, इस सूत्र में हमने ऊपर और नीचे में क्या किया है, ऊपर और नीचे में हम लोगों ने 2/2 का अंश और हर में गुणा किया है, क्योंकि हमको ऊर्जा घनत्व से के साथ और दाब का जो है एक दूसरे से संबंध हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व का संबंध ज्ञात करने के लिए 2/2 का जब हमने गुणा किया तो हमने देखा कि ये यहां पर जो है हमको ऊर्जा घनत्व 1/2 रो v का वर्ग, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है जो कि हमको इस रूप में प्राप्त हुआ। और यहां से हमने देखा कि दाब और ऊर्जा घनत्व के बीच का संबंध हमको प्राप्त हुआ, काफी महत्वपूर्ण संबंध, आगे आपको काम आने वाला है, जरूर स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अणुगतिज सिद्धांत से गैसों के नियमों की व्युत्पत्ति। तो ये जो समीकरण हमको आदर्श गैस के दाब का जो समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने 5 नियम पढ़े थे। क्या नियम, कितने नियम पढ़े थे हम लोगों ने, 5 नियम पढ़े थे। 5 नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, आवोगाड्रो संख्या का नियम, आवोगाड्रो नियम, और 5वां हम लोगों ने डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। मैं पूरा लिख नहीं रही हूं क्योंकि हमने वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। 5 नियम की यहां पर मैं बात कर रही हूं। तो इस समीकरण की सहायता से हम उन सभी नियमों की क्या कर सकते हैं, उन सभी नियमों की हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ये जो है कर पाएंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको सिंपली यहां पर जो है कुछ भी नहीं करना है, इस mn/v की जगह में आपको जो है वैल्यूज रिप्लेस करते जाना है और ये सारे जो है आप समीकरण जो है ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं आदर्श गैसों के नियमों की व्युत्पत्ति अणुगतिज सिद्धांत से। ठीक है, तो ये हो गया आपका P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ताप की गतिज व्याख्या की। तो फिर से हम आदर्श गैस के दाब का जो समीकरण हमारे पास है, इस समीकरण से हम यहां पर व्याख्या करेंगे। तो ये समीकरण यहां पर क्या किया हम लोगों ने, देखो यहां पर पहले भी हमको यही सारी चीजें करनी है, तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं रखा है, एक बार आपको रिवाइज जरूर करना है उस चीज को। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो है हम V को जो है इधर लेकर के जा रहे हैं। तो PV बराबर गैस के आदर्श गैस समीकरण से हम लोगों को ये PV बराबर RT 1 मोल गैस के लिए जो प्राप्त होता है, तो ये जो हमको राइट साइड में 1/3 mn/v का वर्ग जो प्राप्त हुआ है, इसको इक्वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर RT से। ठीक है, RT से इक्वेट करने के बाद लेफ्ट साइड में फिर से हम क्या कर रहे हैं, 2/2 का अंश और हर में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको गतिज व्याख्या करनी है। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण 1/2 उसमें पाया जाता है। तो 1/2 किसी तरीके से हमको यहाँ पर लेकर आना है, इसीलिए हम अंश और हर में 2/2 का गुणा और भाग करते हैं। अब यहाँ पर हमको समीकरण गतिज ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त हो गया है। सारी चीजों को हम ले गए राइट साइड में सारी चीज लेकर जाने के बाद हमको राइट साइड में एक यहाँ पर R/n, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट बटे यहाँ पर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n प्राप्त हुई। ठीक है, n अणुओं की संख्या हम लोगों को प्राप्त हुई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो R/n है, ये हमको एक नया नियतांक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसका मान होता है 1.38 गुणा 10⁻³ जूल पर केल्विन। तो जब भी R/T आएगा तो उसके जगह पे हम लोग जो है ये रिलेशन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर R बराबर हम लोग इसको R बराबर KT भी हम इसको जो है R बराबर KT भी हम इसकी जगह में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। नहीं, यहां पर गलती से जो है R/T लिखा गया है, R/n होगा। ठीक है, प्लीज क्लियर कर लो। यहां पर R बराबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गुणा n, इस तरीके से भी कहीं पर हमको वैल्यूज रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। और यहां से हमको पता चलता है कि जो लेफ्ट साइड में हम लोगों को गतिज ऊर्जा का समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है और राइट साइड में हम लोगों ने 3/2
KT जो प्राप्त किया है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये 3/2 और ये K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट। तो यहां पर हमको जो है रिलेशन प्राप्त होता है गतिज ऊर्जा का परम ताप के साथ कि 1/2 mv का वर्ग समानुपाती होता है किसके, T के। तो मतलब ताप की गतिज व्याख्या, तो गतिज ऊर्जा जो होती है किसी भी गैस के लिए वो परम ताप के समानुपाती होती है। अगर ताप शून्य होगा तो वेग भी शून्य हो जाएगा, और वेग शून्य होगा तो गैस के अणुओं में कोई भी प्रकार से गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो बिल्कुल ताप पर निर्भरता है यहां पर। ताप की गतिज व्याख्या के बाद हम बढ़ते हैं आगे अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल के व्यंजक के लिए। तो वर्ग माध्य मूल VRMS रूट मीन स्क्वायर मान हम लोगों को यहां पर प्राप्त करना है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने आदर्श गैस के दाब का समीकरण ज्ञात किया है, इस आदर्श गैस के दाब के समीकरण का इस्तेमाल करते हुए फिर से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस V को हम लेकर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, फिर से हमको प्राप्त हो गया PV, ठीक है। तो ये जो समीकरण है यहां पर हम लोगों ने स्मॉल n और कैपिटल N के जगह में कैपिटल M लिखा है। अणुओं की संख्या और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m, तो कुल द्रव्यमान कैपिटल M हम लोगों ने यहां पर कंसीडर किया है। तो यहां पर PV बराबर RT फिर से इस्तेमाल करेंगे गैस के समीकरण का, आदर्श गैस के समीकरण का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट साइड का जो है उसको हम इक्वेट करेंगे किससे, RT से इक्वेट करेंगे। अब क्योंकि हमको निकालना है अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल, हम लोगों को व्यंजक निकालना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, वेग के वर्ग को सारे बाकी सारी चीजें हम ले गए कहां, राइट साइड में ले गए, वर्ग को भी हमने राइट साइड में ले गए हम। तो यहां से हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, वर्ग माध्य मूल चाल का व्यंजक प्राप्त हो गया, वर्गमूल 3RT बटे कैपिटल M। भाई अब ये जो है पहला समीकरण है, 4 वर्ग माध्य मूल के हमको समीकरण प्राप्त होने हैं। तो ये जो पहला है वो पहला रूप है, ठीक है, पहला रूप है। इसके बाद अगला जो है सामान्य रूप से जैसे हम वर्ग माध्य मूल चाल निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सारे अणुओं के वेग का वर्ग, मान लो कि n संख्या के अणु हैं तो उन n संख्या के अणु का प्रत्येक का वेग V1 V2 V3 Vn तक का होगा, ठीक है, Vn तक का होगा। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो है हमने प्रत्येक वेग का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद हमने उसका माध्य निकाला, माध्य निकालने के लिए हमने कुल अणुओं की संख्या n से जो है यहां पर भाग दिया। इसके बाद हम लोगों ने इनका वर्गमूल निकाला, तो ये हो गया क्या, वर्ग माध्य मूल, ठीक है, वेग का वर्ग माध्य मूल या चाल का वर्ग माध्य मूल आप कह सकते हैं। ये हमारा दूसरा समीकरण, दूसरे रूप में हम लोगों ने यहां पर रूट मीन स्क्वायर मान प्राप्त किया है चाल का। इसके बाद अगला जो समीकरण है वो आपके पहले समीकरण से ही प्राप्त होगा। ये जो कैपिटल M है जिसकी जगह हम लोगों ने स्मॉल m और n की जगह जो यहां पर कैपिटल M रखा था, वापस से हम यहां पर स्मॉल m और n जब रख देंगे तो R बराबर kn, आपको पता है R बराबर kn, यहां पर मैंने आपको बताया। बिल्कुल इस समीकरण में R बराबर kn रखेंगे और यहां पर आप कैपिटल M की जगह में स्मॉल m और कैपिटल N रखेंगे, n और कैंसिल हो जाएगा और आपको ये नया रूप में तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा 3kT बटे स्मॉल m। अब अगला समीकरण जो है, ये आपने जो दाब और ऊर्जा घनत्व का रिलेशन आप लोगों ने देखा, दाब और ऊर्जा घनत्व का जो रिलेशन आप लोगों ने देखा था यहां पर, बिल्कुल इस रिलेशन से जो है आप लोगों ने इस रिलेशन की सहायता से चौथा रूप VRMS मान का जो है यहां पर ज्ञात किया। तो इस तरीके से 4 समीकरण हम लोगों को वर्ग माध्य मूल के लिए प्राप्त हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे और यहां पर हम बात करते हैं किसकी, अणुओं के वर्ग माध्य मूल के व्यंजक जो हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, 4 व्यंजक, उनमें हम जो है रिजल्ट जो है देखते हैं कि जो VRMS मान होता है, वर्ग माध्य मूल चाल जो होता है वो क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती जो है। ये रिलेशन हम लोगों को इन इक्वेशंस से मिलता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब इन इक्वेशंस में आप जो है परम शून्य ताप के लिए या फिर द्रव्यमान को शून्य रखकर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है, अगर ताप शून्य रहेगा तो वेग शून्य रहेगा, वेग शून्य रहेगा तो वैसे भी हम लोगों ने ताप की गतिज व्याख्या यहां पर देख रखी है कि हम लोग हमारी जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो भी परम शून्य ताप के लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलो अब अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा का यहां पर समीकरण हम लोगों ने लिखा है, तो ये कुल अणुओं की संख्या के द्रव्यमान के लिए, कुल द्रव्यमान के लिए यहां पर क्या लिखा गया है, आपको कुल द्रव्यमान के लिए यहां पर
गतिज ऊर्जा जो है आपको लिख करके बताई गई है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जब यहां पर आपको लिख करके बताई गई है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो वेग का हमको समीकरण, वर्ग माध्य मूल जो हमने इक्वेशन जहां पर देखा था, वो समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ उसको हम इस v के वर्ग की जगह में गतिज ऊर्जा के रिलेशन में जो है हम रख देंगे। तो जब ये वैल्यू हम लोगों ने रख दी, वैल्यू रखने के बाद ये जो गतिज ऊर्जा है हमको इस रूप में प्राप्त हुई 3/2 RT के रूप में। ठीक है, 3/2 RT के रूप में हमको निकालना है माध्य गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो माध्य गतिज ऊर्जा मतलब औसत एवरेज गतिज ऊर्जा, औसत एवरेज गतिज ऊर्जा को हम EAV से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये जो ऊर्जा हम लोगों ने निकाला, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अणुओं की संख्या का भाग देंगे, कुल अणुओं की संख्या का भाग देंगे, तो हमको यहां पर औसत गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है 3/2 R/N और T। अब इसके पहले ही मैंने आपको यहां पर रिलेशन बताया है, R बराबर हम लोगों को क्या मिलकर आया था, बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर हमको मिला था R/N, बिल्कुल। और यहां से हम लोगों ने क्या किया है, R/N के जगह में यहां पर बोल्ट्जमैन नियतांक जब रखा तो औसत माध्य गतिज ऊर्जा, यहां पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा का ये हमको सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, 2 बार 3 बार लिखकर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जरूर ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। अब जैसे कि जो हम गतिज ऊर्जा, गतिज व्याख्या हम लोगों ने जब करी थी तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि ताप पर गतिज ऊर्जा की निर्भरता है, यहां पर भी गतिज ऊर्जा की निर्भरता ताप पर है। परम शून्य ताप के लिए क्या हो जाएगा, वेग भी शून्य हो जाएगा और अणुओं की गतिज ऊर्जा और माध्यतिज ऊर्जा दोनों की दोनों ही क्या हो जाएगी, दोनों की दोनों ही यहां पर शून्य हो जाएगी। तो अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा भी हमने यहां पर देख लिया है। स्वतंत्रता की कोटि की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता की कोटि से क्या तात्पर्य है, तो भाई कि मान लो कि हमने क्या किया, एक किसी सिलेंडर में हम लोगों ने गैस भरा। ठीक है, जैसे आप लोगों के घरों में खाना पकाने के लिए भी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन गैस का भी सिलेंडर होता है, आग बुझाने के लिए भी गैस का सिलेंडर। तो मान लो कि कोई वो निकाय है, कोई भी एक निकाय की बात करें, उसके अंदर जो है गैस जो भरी हुई है, स्वतंत्रता की कोटि क्या बताती है कि कितने स्वतंत्र गतियों की संख्या है, मतलब कि उस निकाय में संभव स्वतंत्र गतियों की संख्या जो है गैस के अणुओं के लिए बताती है, जिसका हम नाम देते हैं स्वतंत्रता की कोटि। और वो बिल्कुल किस पर निहित रहती है, तो उस निकाय की ऊर्जा पर निहित रहती है कि उस निकाय में कितनी ऊर्जा है, जो कि विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जो हम लोगों ने विभिन्न समीकरण में देखा। ये क्या कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि। जैसे कि मान लो कि अगर मैं गैस के एक अणु के लिए बात करूं, ठीक है, तो एक अणु कितने स्वतंत्र गतियां यहां पर इस एक अणु के लिए संभव है। तो जैसे हम लोगों ने दाब की जब गतिज व्याख्या की थी तो वहां पर ही हमने एक अणु की बात की थी, तो ये जो है बिल्कुल एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, मतलब कि 3 अक्षों में यहां पर जो है गैस के अणुओं की जो गति है वो संभव है। ठीक है, तो यहां पर एक अणु के अगर हम स्वतंत्रता की कोटि की बात कर रहे हैं तो संभव स्वतंत्र गतियों की संख्या क्या हो गई यहां पर इन तीनों अक्षों में, तो यहां पर संभव स्वतंत्र गतियों की संख्या जो है 3 हो गई। कितनी हो गई यहां पर, संभव स्वतंत्र गतियों की संख्या 3। तो इसी प्रकार से भाई गैस में बहुत सारे अणु होते हैं, तो हम या फिर जैसे कि अगर हम विभिन्न प्रकार के गैसों की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि नाइट्रोजन में प्रत्येक में 2 अणु, ऑक्सीजन में भी प्रत्येक में 2 अणु, हाइड्रोजन में भी प्रत्येक में 2 अणु। तो इसी प्रकार से अलग अलग गैस में अणुओं की जो संख्या होती है, मतलब कि अणुओं की जो संख्या होती है, तो वो मान लो कि जैसे कि किसी एक गैस का तत्व है, तो उस एक तत्व में हो सकता है कि 2 अणु एक साथ गति करते हैं, या एक अणु एक साथ गति करता है, या 3 अणु एक साथ गति करते हैं, तो निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि को जो है इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक तार है और उस तार पर अगर चींटियां चल रही है, तो उस चींटी के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि है ना वो उस एक तार के अक्ष पर ही चल पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 1। अब जैसे कि अगर मैं मान लो कि दीवार पर छिपकली चल रही है, या फिर मान लो कि यहां पर चींटी जो है वो जमीन पर चल रही है, तो सतह पर चल रही है। अब समतल सतह है, तो समतल सतह पर कितने अक्ष हो गए, 2 अक्ष हो गए। तो वहां पर उस चींटी के लिए जब वो जमीन पर चल रही है तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब जैसे तितली हवा में अगर उड़ रही है, तो वो किसी भी दिशा में उड़ सकती है कि इस अणु की तरह, गैस के अणु की तरह। ठीक है, तो यहां पर स्वतंत्रता की कोटि उस तितली के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उसी तरीके से बेटा हम यहां पर गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि की बात करते हैं
अब यहाँ पर अणुओं की जो स्वतंत्रता की कोटि है वो 3 प्रकार की होती है कि स्थानांतरीय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो वो स्थानांतरीय स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। घूर्णी स्वतंत्रता की कोटि मतलब कि वो आगे बढ़ भी रही है और साथ साथ वो क्या कर रही है, घूर्णन गति भी अगर कर रही है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो घूर्णन गति करते हुए अगर आगे बढ़ रही है तो वो घूर्णी स्वतंत्रता की कोटि हो गई। कंपनिक स्वतंत्रता की कोटि मतलब कि आगे भी बढ़ रही है और साथ ही साथ क्या कर रही है, कंपन भी कर रही है। क्या कर रही है, बिल्कुल कंपन कर रही है। अगर मान लो कि कोई कण कंपन करते हुए आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से वाइब्रेट होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये 3 प्रकार हम लोगों ने स्वतंत्रता की कोटि के लिए देखा। अगर हमको स्वतंत्रता की कोटि किसी भी अणुओं की संख्या के लिए ज्ञात करनी है तो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को अभी आपको समझने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये जो है मतलब कि आगे डिग्री लेवल पर जो है ये इसका समीकरण या डेरिवेशन की इस पर बात करी जाती है। अभी आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि यहां पर स्वतंत्रता की कोटि का व्यंजक 3a - b होता है। अब इस सूत्र का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं तो ये हम लोगों को यहां पर इस टेबल की सहायता से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस टेबल की सहायता से जब हम समझेंगे तो यहां पर हम 3 चीजों के लिए समझने वाले हैं। गैस की परमाणुकता के आधार पर एक परमाणविक गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन एक परमाणविक गैस होते हैं जहां पर इन गैस के मतलब कि यहां पर मतलब कहना चाहिए कि एक एक अणु जो है गति करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब द्विपरमाणविक गैसों की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ऐसे गैसेस हैं जहां पर 2 अणु साथ साथ गति करते हैं। 2 अणु क्या करेंगे, साथ साथ गति करेंगे तो द्विपरमाणविक इनको कहा जाता है। 2 परमाणु साथ साथ गति करेंगे। त्रिपरमाणविक की बात अगर हम करते हैं तो जैसे कि H2O भाप की अगर हम बात कर रहे हैं, वाष्प, ये पानी का सूत्र होता है पर हम पानी गैस है नहीं, वो लिक्विड है, तो हम भाप की बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के 1, तो 3 परमाणविक ये हो गए, ठीक है। 3 परमाणविक बहुपरमाणविक में आता है। अब 3 परमाणविक अरेखीय मतलब कि यहां पर इनके अणु जो है इस तरीके से जो है त्रिभुज आकृति में एक दूसरे से कनेक्टेड होकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम रेखीय त्रिपरमाणविक की अगर बात करें तो यहां पर ये एक कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से रेखीय 3 परमाणविक जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर भी परमाणुओं की संख्या 3 है, लेकिन यहां पर जो स्वतंत्रता की कोटि है वो अलग होगी। अब जो हम लोगों ने सूत्र देखा है ना, सूत्र क्या देखा हम लोगों ने, F बराबर 3a - b, ठीक है। तो यहां पर ये जो अणुओं की संख्या है, ये आपकी A जो है ये अणुओं की संख्या को जो है दर्शा रही है, A अणुओं की संख्या को दर्शा रही है। और यहां पर जो है ये जो B है ये तत्वों की संख्या को मतलब कि यहां पर क्या मतलब कि ये दर्शा रहा है कि मतलब किस तरह से, मतलब यहां पर देखोगे कि ये तो मतलब एक एक अणु है तो यहां पर तो B जो है वो 0 होगा, बिल्कुल भी 0 होगा, ठीक है। और जैसे कि यहां पर जो है दो परमाणु एक तत्व के हैं, 2 परमाणु एक तत्व के हैं, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या यहां पर कितनी हो गई, 2, द्विपरमाणविक कहा जा रहा है, लेकिन है ना ये साथ साथ चलेगी। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये 3 है, इस तरीके से त्रिकोण में है, ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज आकार में है, त्रिभुज आकार में है। तो यहां पर B जो है 3 हो गया है, ठीक है। अब यहां पर जो है 3 बंध यहां पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, 3 बंध। अच्छा, एक यहां पर समझो कि यहां पर किसी प्रकार का कोई बंध नहीं है, ठीक है, तो ये सिंगल घूम रहे हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके बीच में कितने बंध हैं, 1 बंध है, तो यहां पर संख्या क्या हो गई, 1। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहां पर 1, 2 और 3 बंध है, तो यहां पर संख्या कितनी हो गई, 3। यहां पर हम देख रहे हैं तो 2 बंध है, तो यहां पर बंधनों की संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो इनके आधार पर 3a - b के सूत्र में जब हम यहां पर वैल्यूज रखते हैं तो हम लोगों को यहां पर जो स्वतंत्रता की कोटि आप वैल्यूज रख के देखेंगे तो 1 परमाणविक के लिए 3, 2 परमाणविक के लिए 5 और 3 परमाणविक के लिए, अरेखीय के लिए 6 और रेखीय के लिए कितना प्राप्त होता है, रेखीय के लिए 7 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात की जाती है। एक बार फिर से यहां पर देख लेंगे कि यहां पर एक परमाणु जो है ये तीनों अक्षों में स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। और यहां पर केवल एक ही अणु है, इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई, तीनों दिशाओं में गति कर रहा है। यहां पर क्या है, इनके बीच में एक बंध है और ये क्या कर सकता है, ये जो है 3 दिशाओं में गति कर सकता है, ठीक है, 3 दिशाओं में गति कर सकता है। और 3 दिशाओं में गति करने के साथ साथ ये आपस में घूर्णन गति भी करेंगे, क्योंकि यहां पर बंध है, ठीक है, क्या है, बंध है। तो जैसे कि यहां पर परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, 2, तो हमने सूत्र देखा क्या, 3a - b,
ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि। तो यहां पर हो गया 3 दूना, और यहां पर बी की जो संख्या है 1 बंद है तो ये 1 हो गया, और यहां से आ गया क्या, स्वतंत्रता की कोटि 5। अब ये गति कैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल जो है तीनों अक्ष में गति करेंगे, दोनों तीनों अक्ष में गति करेंगे, ये दोनों साथ साथ में गति करेंगे, और साथ साथ 2 अणु हैं तो 2 अणुओं की घूर्णन गति। तो वहां से भी आप 3+2 आप देख सकते हैं, जो हम लोगों ने स्वतंत्रता की गति, स्वतंत्रता की कोटि के जो प्रकार देखे वहां से भी, ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि के जो प्रकार देखे वहां से भी आप यहां पर इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बहुपरमाणविक के लिए जब स्वतंत्रता की कोटि बात कर रहे हैं, 3 बंद है और यहां पर क्या है 3 अणु, तो ये 3 गुणा 3 माइनस 3, तो ये 3 तिया 9 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 6। जब हम किसके लिए बात करते हैं यहाँ पर, अरैखिक अणुओं के तत्वों के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गई क्या, स्वतंत्रता की कोटि। अब इनको जो है स्वतंत्रता की कोटि के प्रकार के आधार पर अगर हम देखेंगे, ये तीनों 3 परमाणु हैं और तीनों साथ साथ गति करेंगे, तो ये तीनों अक्ष में जो है जाएंगे एक्स वाई और जेड अक्ष, ठीक है, क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड अक्ष, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, स्पिनिंग मोशन मतलब घूर्णी गति, तीनों अणुओं में स्पिनिंग मोशन यानी कि घूर्णी गति भी होगा, तो 3+3 यहां पर 6। तो इस तरीके से भी आप स्वतंत्रता की कोटि जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 तरीके से मैंने आप लोगों को स्वतंत्रता की कोटि के प्रकार के आधार पर और स्वतंत्रता की कोटि के इस सूत्र के आधार पर ज्ञात करना आपको सिखाया है। तो जरूर इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और यहां पर एक परमाणविक गैस का उदाहरण, द्विपरमाणविक और बहुपरमाणविक तत्वों के उदाहरण भी आपको जो है बिल्कुल पता होने चाहिए। ये थ्योरी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, और बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपको स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करने के लिए भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है, बढ़ते हैं आगे, ऊर्जा के समविभाजन के नियम की तरफ। तो भाई जो गैस है, गैस में जो है ऊर्जा निहित है। मान लो कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ऊर्जा निहित है, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है वो गैस के परमाणुओं में क्या होगी, समान रूप से विभाजित होगी, क्योंकि गैस के अणुओं का गुण जो होता है अणुगति सिद्धांत के अनुसार कि गैस के अणु कहीं पर भी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, सब तरफ समान रूप से फैले होंगे और समान रूप से क्या करेंगे, गति करते रहेंगे, और उनकी गतिज ऊर्जा जो है शून्य कभी नहीं होती। गतिज ऊर्जा निरंतर जो है उनकी बनी रहती है, वो लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और उनके बीच में अगर टकराव होता है, टक्कर होता है, तो वहां पर जो है वो किसी भी प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे ऊर्जा के समविभाजन के बारे में, तो बहुत से कणों से मिलकर बने किसी निकाय में या किसी सिलेंडर के गैस में, ठीक है, क्या होती है, आंतरिक गतिज ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। तो ये ऊर्जा क्या रहेगी, सभी स्वतंत्रता की कोटि में, सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होगी, ठीक है। तो इसका जो हमको इसके लिए जो हम क्या करते हैं, अगर हम इसका जो समविभाजन का नियम जब देखते हैं, तो परम शून्य ताप T पर साम्य अवस्था में किसी निकाय के लिए, क्योंकि देखो परम शून्य ताप, कुछ ना कुछ ताप होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कि परम ताप की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर तापमान अगर शून्य रहा तो गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी, क्योंकि उनका वेग शून्य हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी बात किया। तो परम ताप T पर साम्य अवस्था में, मतलब कि साम्य अवस्था में गैस समान रूप से जब सभी तरफ निकाय में क्या हुआ है, फैला हुआ है, तो साम्य अवस्था में किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंध प्रति कण औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kT होती है। क्या होती है, प्रत्येक कण की आंतरिक गतिज ऊर्जा 1/2 kT। ये प्रत्येक कण के लिए बताया जा रहा है, जहां पर K जो है बोल्ट्जमैन नियतांक, इसका मान भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रत्येक कण की ऊर्जा जब हमको बताई जा रही है, तो स्वतंत्रता की कोटियों के रूप में यहां पर स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से ये ऊर्जा अगर वितरित रहती है, ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले अगर मान लो कि कण का जो वेग है वो तीनों दिशाओं में अगर गति कर रही है, तो उसका जो औसत वेग, उस निकाय का जो औसत वेग है सारे कणों के लिए, वो v का वर्ग हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों में हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में हमने 1/2 m का गुणा दोनों पक्षों में किया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर गतिज ऊर्जा का समीकरण x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष और कुल गतिज ऊर्जा यहाँ पर मिली। तो यहाँ से हम लोगों को जो है ना कुल गतिज ऊर्जा जो है तीनों अक्ष में जो है इस तरीके से वितरित रहेगी, Ex, Ey और Ez के रूप में, ठीक है। अब ये जो तीनों तरफ वितरित रहेगी, और हम लोगों ने क्या देखा कि
एक के लिए क्या है 1/2 kT। अब 3 है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 3/2 kT। हमने पहले ही यहां पर गतिज ऊर्जा 3/2 kT जो है कुल ऊर्जा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब यहां पर जो है अगर हम इनके वितरण की बात करेंगे, सम विभाजन की बात करेंगे, तो सम विभाजन में क्या हो जाएगा कि ये 3/2 kT है, मतलब कि 1/2 kT हर अक्ष में वितरित है। क्या है 1/2 kT हर अक्ष में क्या है वितरित है। तो इस प्रकार से जो कुल ऊर्जा 3/2 kT है उसको क्या किया गया है x, y और z अक्ष में स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर क्या किया गया है, साम्य अवस्था में समान रूप से क्या किया गया है, तीनों अक्षों में वितरित किया गया है। तो ये क्या हो गया आपका ऊर्जा के समविभाजन का नियम। ठीक है, चलो अब गैसों की विशिष्ट ऊष्मा की हम बात करते हैं, जो हम लोगों ने स्वतंत्रता की कोटि में एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रि यानी कि बहुपरमाणु गैस के लिए जो हम लोगों ने स्वतंत्रता की कोटि जो हम लोगों ने ज्ञात किया है, उसके आधार पर हम गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का संबंध यहाँ पर देखते हैं। तो गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ये होता है कि देखो ऊष्मागतिकी में आप इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, ये मेयर के सूत्र के नाम से भी ये समीकरण जो है जाना जाता है, जिसका डेरिवेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो पर जाकर के आप उस वन शॉट को जरूर देखेंगे। और जब हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो किसी भी गैस का तापमान, ठीक है, किसी भी गैस का तापमान अगर हमको क्या करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूं, अगर मान लो कि एसी का टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है, अगर आप क्या करते हो 25 से 26 डिग्री एसी के तापमान को आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो वहां पर 1 डिग्री जो तापमान बढ़ाया उसके लिए एसी के निकाय के अंदर में जो ऊष्मा की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ उस 1 डिग्री के तापमान को बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता होगी वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। और हमने यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा को जो है हम क्या करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम नियत आयतन पर बात करते हैं, ठीक है, तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है? Cp। और यहां से जो है हम ऊष्मागतिकी के अध्याय पर ये मेयर का सूत्र का ये रिलेशन जो है हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा जो है, तो एक परमाणु के लिए जब हम बात करते हैं, एक परमाणु के गैस की विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, तो सबसे पहले ऊर्जा जो है हम यहां पर देखेंगे तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है एक परमाणु के लिए? 3। तो जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने ऊर्जा का वितरण सम विभाजन जो हम लोगों ने देखा था, तो वहां से हम लोगों ने यहाँ पर 3 स्वतंत्रता की कोटि के अनुसार यहाँ पर ऊर्जा का जो वितरण देखा, तो कुल ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त हुई कितनी? 3/2 RT एक परमाणु गैस के लिए। ठीक है, अब एक परमाणु गैस के लिए ये हमको प्राप्त हुई। अब जो विशिष्ट ऊष्मा है Cp और Cv, इसके आधार पर जो है यहाँ पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा भी जो है निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में आप लोगों को देखना है जब आप ऊष्मागत की अध्याय पढ़ेंगे वहां पर। तो यहां पर फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऊर्जा तक यहां पर देखेंगे। ठीक है, जो आगे का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कॉमन है ये दोनों चैप्टर में, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कहां पर? ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी में। तो यहां पर सिर्फ हम ऊर्जा का वितरण जैसे कि देख रहे हैं। द्विपरमाणु की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर द्विपरमाणु के लिए आपको जो है स्वतंत्रता की कोटि 5 प्राप्त हुई थी। तो यहां पर ऊर्जा द्विपरमाणु गैस के लिए जो आपको U यहां पर प्राप्त होती है। और इनकी जो विशिष्ट ऊष्माओं का वितरण है, इनकी विशिष्ट ऊष्माओं का वितरण जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको जो है यहाँ पर एक परमाणु द्विपरमाणु के लिए ऊर्जा जो है आपको बता दी है, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में मैंने आपको बताया है। जरूर आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर बहुपरमाणु के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुपरमाणु के लिए क्या हो जा रहा है? 6 यहाँ पर इसकी स्वतंत्रता की कोटि हो जा रही है। कुल ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी क्या? 3 RT। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और ये जो है आपका लास्ट टॉपिक इस अध्याय का गैसों की अणुगति सिद्धांत का माध्य मुक्त पथ के बारे में। तो मैंने आपको मुक्त पथ के बारे में पहले ही बताया है कि अगर मान लो भी कोई भी अणु अगर क्या करती है, गति करती है, तो मान लो कि वो मतलब कहना चाहिए कि 2 टक्करों के बीच की जो उसकी गति होती है वो कैसी होती है? सरल रेखा में होती है। ठीक है, और अनियमित रूप से स्वतंत्रता से क्या करती है? ये चारों तरफ जो है समान रूप से गति करती है, ये मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है,
दो सतत संघटों के बीच की दूरी मुक्त पथ कहलाती है, जिसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लैम्डा से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर कई सारे मुक्त पथ है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 जैसे कि हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इनके कुल मुक्त पथ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको इनका क्या निकालना पड़ेगा, औसत यानी कि माध्य निकालना पड़ेगा। और किसी भी चीज का माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे उनके इंडिविजुअल वैल्यूज को जोड़ देते हैं, और जितनी संख्या में वो वैल्यूज को हमने जोड़ा है बटे में हम क्या करते हैं, उनका भाग देते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर जो फ्री पाथ यानी मुक्त पथ जो है n है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन सभी n मुक्त पथों को जोड़ेंगे और n संख्या से यहाँ पर भाग देंगे, तो हमको यहाँ पर औसत मुक्त पथ यानी कि माध्य मुक्त पथ यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है माध्य मुक्त पथ, ये सूत्र की सहायता से कि जो अणु की माध्य चाल हम लोगों ने ज्ञात की, अणु की जो माध्य चाल हम लोगों ने ज्ञात की है, ठीक है, तो उस अणु की माध्य चाल से अगर हम क्या करेंगे, टक्कर आवृत्ति को जब हम भाग देंगे तो इसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माध्य मुक्त पथ ज्ञात कर सकते हैं। और इस सूत्र की सहायता से ही बढ़ेंगे आगे और इस माध्य मुक्त पथ का हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम में मान लो कि ये सिलिंड्रिकल शेप में आपको यहाँ पर बर्तन लिया गया है। अब इस बर्तन में मान लो कि बहुत सारे अणु तो है, लेकिन अगर हम एक अणु की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से ये दृढ़ गोलाकार है, दृढ़ गोलाकार, जिसका व्यास आपको यहाँ पर जो है इस अणु का व्यास यहाँ पर आपको d बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद अब ये मान लो कि गतिशील है, तो यहां पर जो विस्थापन है, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय, क्योंकि क्या होगा, गतिशील है, लगातार गति करते रहेगा। तो मान लो कि दो अणुओं के बीच में टक्कर हुई तो आपको मुक्त पथ, फ्री पाथ आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आपको फ्री पाथ प्राप्त होगा दो अणुओं के बीच टक्कर में, ठीक है। तो ये जो फ्री पाथ आपको मिलेगा वो दो सतत टक्करों के बीच की जो दूरी है, ठीक है। अब ये जो दूरी है ये आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये जो दूरी है वो आप वेग चाल गुणा समय, है ना, दूरी बराबर ये विस्थापन बराबर वेग गुणा समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने v क्या लिया है, कणों का चाल लिया है, और समय जो है स्मॉल समय अंतराल डेल्टा t टाइम के लिए यहां पर टकरा रहा है, तो यहां से आपकी दूरी क्या हो गई, v डेल्टा t, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लो कि हम कितने आयतन पर यहां पर टक्कर हो रहा है, ठीक है, तो क्षेत्रफल गुणा दूरी से हम लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। ये आयतन हम लोगों को आगे चल के काम आएगा, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को यहां पर दिया एक अणु के लिए, अगर सेम चीज को आप n अणुओं के लिए अगर आप देखेंगे और ये सारे के सारे अणु क्या कर रहे हैं, एक समान v वेग से जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए हम यहाँ पर माध्य मुक्त पथ का क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। यहां पर मैंने आपको आयतन की बात बताई है, ठीक है, तो यहां पर जो है आयतन बराबर क्या हो गया है, आपका आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो दूरी की जगह में v डेल्टा t हम लोगों ने रख दिया है, क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने पाई d का वर्ग इसलिए लिया है, पाई d का वर्ग इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर जो है आपका व्यास, अणुओं का जो व्यास है वो d जो है d रखा गया है, अणुओं का व्यास, और उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर क्षेत्रफल पाई डी का वर्ग लिया। ये हो गया आपके एक अणु के लिए, कितने अणु के लिए हो गया, एक अणु के लिए हो गया। अगर आप n अणुओं की संख्या के लिए आयतन देखते हैं तो n अणुओं की संख्या के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन। अब ये आयतन काम आएगा आगे, जब आप यहाँ पर माध्य मुक्त पथ का क्या ज्ञात करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक है, माध्य मुक्त पथ का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है मुक्त पथ हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मुक्त पथ डेल्टा बराबर जो हम लोगों ने लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा n बटे n जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ऊपर में ये जो है दूरी आपके लिए यहाँ पर रखी गई है, दूरी बटे क्या हो गया है, आयतन, दूरी बटे आयतन हम लोगों ने रखा कितने अणुओं के लिए, n अणुओं के लिए रखा, ठीक है। अब ये जो है किसके आधार पर रखा गया, तो ये बिल्कुल इस सूत्र के आधार पर जो है रखा गया है, इस सूत्र के आधार पर जो है ये समीकरण में जो है वैल्यूज जो है वो रखी गई है। अब यहां से जो है हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा v डेल्टा t और v डेल्टा t कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारा जो समीकरण माध्य मुक्त पथ के लिए आएगा 1 बटे पाई डी का वर्ग n, ठीक है। अब पाई डी का वर्ग n ये माध्य मुक्त पथ का जो समीकरण आता है, तो यहां पर क्या हुआ कि व्यवहारिकता में साइंटिस्ट ने बहुत सारे
इसके प्रति रिसर्च करे, एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने पूरे सिलेंडर में जो बहुत सारे अणुओं की संख्या n हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इसका बार बार आंकलन किया। आंकलन करने के आधार पर उन्होंने यहाँ पर जो है एक सुधार किया कि यहाँ पर वास्तविकता में जो माध्य मुक्त पथ होता है, यहाँ पर उन्होंने वर्गमूल 2 का भाग दिया। मतलब जो माध्य मुक्त पथ का रियल मान जो प्राप्त हो रहा था, वहां पर जो है अगर इस समीकरण में हम वर्गमूल 2 का भाग दे देंगे तो वास्तविकता में आपको यह मान बार बार विभिन्न प्रयोगों के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस समीकरण में सुधार करते हुए उन्होंने इस सूत्र को क्या किया, फाइनल किया माध्य मुक्त पथ के व्यंजक के रूप में। ठीक है, माध्य मुक्त पथ के व्यंजक के रूप में। अब यहां पर n का हमने क्या किया है, यहां पर ये जो n है, इस n के जगह में हमने ये समीकरण कैसे प्राप्त किया, तो इस n की जगह में हम लोगों ने जो है ये मान रखते हुए n की जगह में हमने मान रखते हुए ये समीकरण भी है प्राप्त किया है। तो ये माध्य मुक्त पथ का व्यंजक का हम लोगों ने एक बार रिवीजन हमने देख लिया है। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या की अगर हम बात करते हैं तो आवोगाद्रो संख्या का मतलब आपको पता है कि जब हम किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या की बात करते हैं तो यह संख्या क्या कहलाती है, आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। अब ये प्रश्न जो है आपको बिल्कुल 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। आवोगाद्रो संख्या का मान प्रत्येक गैस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर Na से व्यक्त कर रहे हैं। Na से इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n और आवोगाद्रो संख्या, तो दोनों में डिफरेंशिएट यहाँ पर हम समझ पाए, जिसकी वजह से Na से हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे। आदर्श गैस समीकरण 1 मोल गैस के लिए हम लोगों ने देखा पीवी बराबर RT। ठीक है, अब ये रिलेशन भी हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहां पर जो है ये क्या है, गैस का सार्वत्रिक नियतांक, जिसको हम रिडबर्ग नियतांक भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से जो है आवोगाद्रो संख्या और बोल्ट्जमैन नियतांक के बीच में क्या होता है संबंध, R बराबर NaK। ठीक है, तो K की जगह यहां पर NaK भी आप जो है रख सकते हैं आवोगाद्रो संख्या, क्योंकि यहां पर जो है एक किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, ये फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड मान जो होता है, और तीनों के तीनों ही यहां पर क्या है, नियतांक है। ठीक है, अब इसके अलावा आवोगाद्रो संख्या का महत्व काफी सारे इसके महत्व है कि इसका जो है इस्तेमाल जो है परमाणु के वास्तविक भार ज्ञात करने के लिए, अणु का भार ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पर जो है विभिन्न तत्व में जो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, या फिर आयतन में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, या फिर किसी निश्चित मात्रा के पदार्थ में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब कि भौतिक चीजों की, काफी सारी चीजों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए इस आवोगाद्रो संख्या का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक जो है क्विक रिविजन के रूप में, 1 शॉट रिविजन के लिए यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। तो उम्मीद हूं कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जिसको आपको एक बार नहीं, बार बार आपको देखना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आपको देखना है। सारे के सारे दोस्तों को लगातार आपको शेयर करते रहना है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि ये ही हमारा उत्साह लगातार बढ़ाता है। और बिल्कुल हम लगातार मेहनत करते हुए अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लगातार जो है वीडियोस लेकर के, निरंतर लेक्चर्स लेकर के हम आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको नीचे जरूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर का 1 शॉट आपको चाहिए। तो जल्द से जल्द मिलती हूं मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने सभी बच्चों से, और तब तक के लिए बाय बच्चों।